अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सरदार काशिफ सरफराज है। मैं एडवोकेट हूँ और सिंस 6 ईयर से मैं एज ए प्रोसिक्यूटर काम कर रहा हूँ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो अरेस्ट है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का एक पोर्शन है जो आपसे पेपर में क्वेश्चन MCQs टाइप पूछा जाएगा SDOs की सीट में, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जुडिशरी है, जैसे प्रोसिक्यूशन है, किसी भी डिपार्टमेंट में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। इसका एक छोटा सा पोर्शन जो चैप्टर 5 है अरेस्ट, जो अरेस्ट को डील करता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 में जो सेक्शन 46 से लेके 67 तक सेक्शंस हैं जिसको आज हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और मैं कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द ये मैं आपको सारा ही पढ़ा दूं CRPC का ये जो पोर्शन है, ताकि आपके लिए आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप इजीली इसे कर सकें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दें। और दूसरी बात यह है कि मैं डे बाय डे अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आप काइंडली अपना फीडबैक दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक के MCQs भी बना के आपके साथ शेयर करूँ। आज जो हमारा चैप्टर 5 है CRPC का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, इसके जो सेक्शन 46 है इसको मैं आपके सामने 46 को डिस्कस करता हूँ। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जो होगा अरेस्ट हाउ मेड, किस तरह वो अरेस्ट करेगा पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन जो अथोराइज पर्सन होगा, या तो वो एक्चुअली आपको टच करता है या आपकी बॉडी को कन्फाइन कर लेता है, या सिंपल आपको कह सकता है कि आप अंडर अरेस्ट हैं बाय वर्ड या एक्शन। ये चीज़ें जब करता है वो कंसीडर होगा कि अरेस्ट हो गया है। अरेस्ट के जो चैप्टर के दो पोर्शन है, एक अरेस्ट है जनरली है और एक अरेस्ट विदाउट वारंट है। पहले हम अरेस्ट का जो ए पार्ट है उसे पढ़ रहे हैं। इसमें जो 46 का सेकंड पार्ट है रेजिस्टिंग इंडोवर्स टू अरेस्ट, जब भी कोई बंदा फोर्सिबली रेजिस्ट करता है, कोशिश करता है अरेस्ट होने से बचने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए, या कुछ भी ऐसा काम करता है जिससे वो अरेस्ट होने से बचे, तो जो पुलिस वाला है या ऑथराइज पर्सन जो है उसके पास पावर है यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट, कि वो अरेस्ट करने के लिए हर तमाम वो काम कर सकता है जो उसके लिए मुमकिन ठीक हो, जो उसे ठीक लगें, जो लीगली भी हों, उसे अरेस्ट करने के लिए कर सकता है। हाँ, इसमें इसको ये जांच नहीं कि वो किसी बंदे की डेथ कॉज करे। यहाँ पे आपको MCQ आ सकता है, रेजिस्टिंग के ऊपर भी आ सकता है और डेथ के ऊपर भी आ सकता है। आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते जब अरेस्ट करते हैं। हाँ, ऐसा बंदा हो जिसने जुर्म डेथ का किया हो या जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हो, उसके लिए कुछ सख्त प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। ये 46 है। सेक्शन 47 CRPC ये डील करता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सो टू बी अरेस्टेड। जिस बंदे को अरेस्ट करना है उसकी जगह या उसके घर में दाखिल होना, वो किस तरह दाखिल होना, ये सारा प्रोसीजर बताया गया है। जब कोई भी बंदा या कोई पुलिस वाला जिसके पास गिरफ़्तारी के वारंट हो या जिसके पास गिरफ़्तारी का अख्तियार हो और जिसको पुख्ता ये यकीन हो कि इस जगह पर वो जो बंदा है, जो मतलूबा बंदा है, उसका वो मालिक है उस जगह का, या उस जगह में दाखिल हुआ है या रह रहा है या काबिज़ है, तो वो उस जगह में दाखिल होने के लिए आपको इजाज़त भी देगा और तमाम सहूलतें भी मुहैया करेंगे ताकि आप उसके अरेस्ट कर सकें और सर्च कर सकें उस जगह को। ये है 47। जब एक पुलिस ऑफिसर या कोई बंदा किसी पर्सन को अरेस्ट करता है जिसने या तो बेल ऑलरेडी ऑब्टेन कर ली है, अगर या बेल बाउंड जमा करा दिया है, ऐसी पोजीशन है तो वो सर्च नहीं करेगा, उसकी पर्सनल सर्च होता है, यानी कि उसकी ख़ुद की तलाशी लेना। और दूसरी बात है जब एक बंदा अरेस्टेड होता है और उसकी बेल ग्रांट उसे नहीं की गई होती, या कोई प्राइवेट बंदा किसी बंदे को अरेस्ट कर लेता है, उसने स्टिल बेल नहीं ली, तो जो पुलिस वाला है वो खुद उस पर्सन को सर्च करेगा, उस जगह की तलाशी लेगा और जो भी वहाँ से चीज़ें बरामद होगी उसे सेफ कस्टडी में रखेगा, उन आर्टिकल्स को। और आपने और उस पुलिस वाले ने जो नेसेसरी वेयरिंग
एप्रल्स हैं, उसके कपड़े वगैरह, ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको अपने कब्ज़े में नहीं लेगा, सिर्फ़ वही चीज़ें कब्ज़े में लेगा जो उसे उस केस के लिए मतलूब होंगे। इसके बाद है मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, 52 सेक्शन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यू आया हुआ है। इसमें आप इसमें ज़रूर ये बताइएगा कि जब भी एक फ़ीमेल या वुमेन जो अक्यूज़्ड अरेस्टेड होगी तो उसकी जो तलाशी है वो सिर्फ़ एक फ़ीमेल ऑफिसर लेगी और उसकी डिसेंसी को रिगार्ड किया जाएगा, उसकी कस्टम के मुताबिक उसकी सर्च की जाएगी, उसकी डिसेंसी को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन 53 है, जो ऑफेंसिव वेपन किसी बंदे के पास बरामद होगा उसको अपने कब्ज़े में पुलिस वाले लेंगे। ये 53 सेक्शन डील करता है। इसके बाद सेक्शन 53A अभी रिसेंटली ऐड हुआ है 2016 में। इसमें एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो भी पर्सन जो अक्यूज्ड है रेप, सेक्सुअल ऑफेंस या अननेचुरल ऑफेंस का 376, 377, 377B किसी भी ऐसे ऑफेंस का वो जो अक्यूज पर्सन है, जब उसे अरेस्ट किया जाएगा, अगर उससे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उसका मेडिकल होना ज़रूरी है तो उसका मेडिकल करवाया जाएगा, उसकी पोटेंसी चेक करने के लिए, उससे DNA ऑब्टेन करने के लिए। और कौन मेडिकल करेगा? जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है एम्प्लॉयड इन द हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल होता है या लोकल अथॉरिटी जो हॉस्पिटल रन कर रही है, वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उसका मेडिकल करेगा। इसमें जो रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर है वो ये जो चीज़ें हैं इनको ऑब्ज़र्व करेगा जब वो मेडिकल करेगा। उस बंदे का नाम, उसका एड्रेस और उसकी एज क्या है, उसकी कोई मार्क ऑफ इंजरी क्या है, अगर कोई उसे लगा हुआ है, कोई नुकसान पहुंचा हुआ था, और उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम पर्सन ऑफ अक्यूज फॉर DNA प्रोफाइलिंग, जो उससे मटेरियल लेके जिससे DNA करवाना है उसकी भी डिस्क्रिप्शन देगा, मैंने क्या इससे लिया है। और अदर मटेरियल पार्टिकुलर इन रीजनेबल डिटेल, जो भी इसके अलावा मटेरियल कलेक्ट करेगा उसकी डिटेल वो अपने मेडिकल के अंदर बता देगा और वो हैंड ओवर करता है पुलिस को जब मेडिकल कर लेता है। तो इसमें मज़ीद वो मेडिकल में ये भी बताएगा कब वो बंदा इसके पास लाया गया, कब उसने मेडिकल किया, और इसके अलावा इसमें ये बताएगा, इसके अलावा ये करेगा कि जो रिपोर्ट उसने की है मेडिकल रिपोर्ट वो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसे IO कहते हैं और मजिस्ट्रेट को भिजवाई जाएगी थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 173 के तहत जो रिपोर्ट उसने कलेक्ट की है। अब सेक्शन आ गया है 54। ये जो दूसरा पोर्शन है अरेस्ट विदाउट वारंट, एक A पार्ट है और एक B पार्ट है। जो 54 का ये सेक्शन है 110% मैं यकीन से कह सकता हूँ इसमें से मोस्टली आपसे MCQs पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट है हर एग्ज़ाम के हवाले से। वो जुडिशरी का है, वो प्रोसिक्यूशन का एग्ज़ाम है, वो आपका SDO का है, वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का है, वो पीरा के प्रोसिक्यूटर्स का, किसी का भी एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से MCQ ज़रूर पूछा जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कब व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, किस किस लम्हे में और कब कब पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती किसी बंदे को, जब वो बंदा किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में मतलूब होगा या जिसके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट आई हो या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो। फर्स्टली ये है, इसके पार्ट 9 है जिसको हम डिस्कस करेंगे। 9 पार्ट में से 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन बन जाते हैं और ज़रूर वो पूछे एग्जामिनर, इसको आपने बार बार पढ़ना है और बार बार करना है। सेकेंडली है जिसकी पोजेशन में ऐसे इम्प्लीमेंट्स हों जो हाउस ब्रेकिंग के लिए, मतलब घर से कोई घर को दीवार को तोड़ के अंदर दाखिल होने के ऐसे इम्प्लीमेंट्स हों जो विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ उसके पास मौजूद हो, जिसकी उसके पास वजाहत ना हो, ऐसा बंदा वो भी 54 के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। थर्डली बताया गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऐसा जिसे हम PO कहते हैं पंजाब, जो फ़रार होता है, मफरूर होता है, जो कानूनी अदारों से अपने आप को बचा के छुपा हुआ होता है या अदालतों से छुपा हुआ होता है, जिनको प्रोक्लेम्ड अदालतें डिक्लेयर करती हैं। फोर्थली है जिसकी पोजेशन में स्टोलन प्रॉपर्टी हो, जिसने चोरी शुदा माल जिसके पास हो
या जिसने चोरीशुदा माल ख़रीदा हो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। फिफ्थली ये बात है कि जो मुदाखलत करता है पुलिस को के मामलात में जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और या वो भागता है या भागने की कोशिश करता है लॉफुल कस्टडी से, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। 6 पॉइंट ये है कि डिज़र्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, जो भगोड़े होते हैं आर्म फोर्सेस के, उनको भी अरेस्ट 54 के तहत किया जा सकता है। और ऐसा बंदा जिसके अगेंस्ट कोई रीज़नेबल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कंप्लेंट मौजूद हो या शक जिसके ऊपर हो, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद है जो रिलीज़ कन्विक्ट होता है, जो 8 पोर्शन है, A.8 है, जो रिलीज़ कन्विक्ट है उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। रिलीज़ कन्विक्ट वो होता है जिसके लिए स्पेसिफिकली ये ऑर्डर किया गया हो 565 सब क्लोज 3 के तहत, जिसने थाने में अपनी हाज़िरी लगानी, जो आम उर्फ़ आम है कि ये थाने में मतलूब होता है, ये अपनी हाज़िरी लगवाएगा तो उसके बाद इसे रिलीज़ किया जाएगा। इसके बाद है इसके बाद है 9 पॉइंट है जिसमें कोई रिक्वेजिशन कोई और पुलिस स्टेशन भेजता है, लाइक एक डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, एक डिस्ट्रिक्ट कसूर है। लाहौर वालों को एक बंदा मतलूब है, कसूर का बंदा है, वो कसूर वालों को रिक्वेजिशन भेजेंगे कि हमें ये बंदा मतलूब है, इसे अरेस्ट करके हमारे हवाले करें। इसके बाद सेक्शन 55 है CRPC का, अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड्स हैबिचुअल रॉबर्स। जो हैबिचुअल रॉबर्स वगैरह होते हैं या ऐसा पर्सन जिसका जो ए पोर्शन है, कब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा ऐसे बंदे को जो खुद को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है पुलिस वालों से। उसका असल मकसद ये है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करना है, इसलिए अपने आप को ऐसे प्रिकॉशंस कर रहा है कि अपने आप को छुपा रहा है पुलिस वालों से। और ऐसा बंदा जो किसी एक जगह पे मौजूद है, वहाँ पे उसके पास ऑस्टेंसिबल मींस नहीं है कि मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ, उसका सेटिस्फैक्ट्री कोई आंसर नहीं दे सकता, वो भी बंदा अरेस्ट किया जा सकता है। और ऐसा बंदा जिसकी रिप्यूट ऐसी हो कि ये हैबिचुअल रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, थीफ है, हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, चोरीशुदा जो माल लेता है या खुद चोरी करता है, जिसकी रिप्यूट ऐसी हो कि वो एक्सटॉर्शन करता है। एक्सटॉर्शन ये होता है कि ज़बरदस्ती असले के ज़ोर पे किसी से कुछ चीज़ खरीदना, कोई प्रॉपर्टी हथियाना, ये जो काम करता है उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 56 है, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जब एक ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का है, वो अपने किसी सबऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या किसी भी सबऑर्डिनेट को ये अब डिप्यूट करता है, ये ड्यूटी असाइन करता है कि फ़लाँ बंदे को आपने अरेस्ट करना है। जब वो पुलिस वाला अरेस्ट करने जाता है तो जिस बंदे को उसने अरेस्ट करना होता है, प्रायर टू अरेस्ट उसे नोटिफाई करेगा उस बंदे को कि मैं आपको अरेस्ट क्यों कर रहा हूँ, उसे सब्सटेंस बताएगा, उसे हुक्म बताएगा मुझे किस हुक्म के तहत मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। अगर वो बंदा रिक्वायर्ड करेगा और उसको शो भी करेगा वो ऑर्डर जिसके तहत वो उसको अरेस्ट करने जा रहा है या अरेस्ट कर रहा है। इसके बाद है सेक्शन 57, रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। ऐसा बंदा है जो कॉग्निजेबल जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या किया हो या करने लगा हो, तो वो उसको पुलिस वाले पकड़ लेंगे, उसका नाम पूछेंगे। अगर उसने अपना नाम बता दिया तो और पुलिस वालों को ये शक हुआ कि इसका नाम और रेजिडेंस जो इसने बताई ये फॉल्स है, तो उसकी रेजिडेंस और नेम को असरटेन करने के लिए तब तक उसे अरेस्ट किए रखेंगे। और इसके बाद अगर वो अपना नाम बता देता है या उसका नाम असरटेन्ड हो जाता है, तो उससे बॉन्ड लेके, श्योरिटी बॉन्ड लेके या विदाउट श्योरिटी उसे छोड़ दिया जाएगा और उससे पाबंद कर दिया जाएगा कि आपने फ़लाँ डेट को, अगर रिक्वायर्ड मजिस्ट्रेट साहब करते हैं तो आपने उनके सामने पेश होना है। अगर वो बंदा रेजिडेंट नहीं है पाकिस्तान का, तो उसके जो श्योरिटी ली जाएगी वो किसी पाकिस्तानी रेजिडेंट से ली जाएगी कि जो पाकिस्तानी रेजिडेंट है वो इसकी श्योरिटी दे। और जिस बंदे की रेजिडेंस विद इन 24 आवर्स नहीं डिटर्मन या सर्टेन हो सकी, तो उस बंदे को या उसने
श्योरिटी बॉन्ड नहीं दिया जो रिक्वायर किया था पुलिस वालों ने, तो वो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास, ताकि वो इनके मामले को देखें। इसके बाद है सेक्शन 58। जो सेक्शन 58 है वो डील करता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान में किसी भी बंदे को जो मतलूब होगा किसी भी जगह पे जाके उसे परसू करके सच पर्सन इनटू एनी प्लेस इन पाकिस्तान वो उसे सर्च करके तलाश करके अरेस्ट कर सकता है 58 के तहत। इसके बाद है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, सेक्शन 59। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अगर कोई बंदा प्राइवेट पर्सन किसी भी पर्सन को अरेस्ट करता है इसलिए कि उसके वो समझता है इसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको अरेस्ट कर लेता है, तो बग़ैर किसी तख़ीर के डिले के वो फ़ौरन जो मुतलका पुलिस ऑफिसर है उसके पास उसे लेके जाएगा, या वो नहीं मौजूद तो करीबी जो थाना है वहाँ पे उसे लेके छोड़ दिया जाएगा, जो उसके मुतलका जुरिस्डिक्शन जो थाना रखता है। और अगर पुलिस वाला समझता है कि ये सेक्शन 54 के एम्बिट में मामला फॉल करता है तो पुलिस वाला उसको री अरेस्ट करेगा उसी केस में। सब क्लॉज जो इसकी 59 की 3 है वो ये कहती है कि अगर इस पुलिस वाले को यकीन हो कि इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और वो रिफ्यूज़ कर रहा है अपना नाम बताने पर पुलिस को और अपनी रेजिडेंस बताने पर, तो ऐसी सूरत हाल में या उसकी रेजिडेंस या नाम गलत हो तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस वाले जो 57 हमने सेक्शन पढ़ा है जिस पे रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस है उसके मुताबिक उस मैटर को डील करेंगे पुलिस वाले। पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और पुलिस और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जो 60 है ये कहता है कि जो बंदा गिरफ़्तार कर लिया गया है उसे जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके पास बग़ैर किसी ताख़ीर के पेश किया जाएगा, या इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का SHO साहब हैं उनके सामने पेश करके उनको इंटीमेट कर दिया जाए कि ये बंदा हमने अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद है सेक्शन 61 CRPC। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन MCQ बनने के चांसेस है और मोस्टली MCQs इसके आते भी हैं। जो मेरे प्रैक्टिस है जो मैंने आज तक देखा उसमें काफ़ी दफ़ा इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 54 बताया है, ये 61 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बंदा अरेस्ट होगा पुलिस ड्यूटी बाउंड है विद इन 24 आवर सेक्शन 167 CRPC के तहत उसे पेश करेंगे रिमांड पर्पस के लिए, या जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके मुतलका उसे पेश किया जाएगा अदालत में मजिस्ट्रेट साहब के पास। फर्दर इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई बंदा जिसको किसी दूसरे ज़िले से गिरफ़्तार किया गया है तो उसको मुतलका जो मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना रिक्वायर्ड हो, तो फिर वो पहले जहाँ से गिरफ़्तार किया गया है उसके जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैं एरिया मजिस्ट्रेट उनके पास पेश करके उसका ट्रांजिटरी रिमांड लिया जाएगा। ट्रांजिटरी रिमांड होता है सफ़र के लिए रिमांड के हमें 1 या 2 दिन लगेंगे। लाहौर से बंदे को कराची लेके जाना है, 2 दिन लग सकते हैं, 1 दिन लग सकता है, उस टाइम के लिए ट्रांजिटरी रिमांड लिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। इसके बाद है सेक्शन 62 वो जो कहता है कि जब भी कोई बंदा अरेस्ट होगा तो ज़िले नाज़म को या पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो इसके तहत सेटअप हुई है पुलिस ऑर्डर के तहत या पुलिस एक्ट के तहत, उनके पास पर्सन की इंटीमेशन दी जाएगी कि फ़लाँ पर्सन हमने अरेस्ट कर लिए हैं। इसके बाद है सेक्शन 63। ये 62 इतना अहम नहीं है, सेक्शन जो 63 है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQ आने के चांसेस हैं। जो भी बंदा डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड जब मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब के इख्तियार हैं विद और विदाउट बॉन्ड किसी भी बंदे को, बॉन्ड होता है श्योरिटी बॉन्ड, किसी भी बंदे को गिरफ़्तार बंदे को रिलीज़ कर सकते हैं, ऑर्डर जारी कर सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर के तहत उसे रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन और मजिस्ट्रेट साहब पुलिस वालों को इमीडिएटली मजिस्ट्रेट साहब पुलिस वालों को इमीडिएटली ये ऑर्डर देंगे कि इस बंदे को डिस्चार्ज कर दें और इसके जो हैंडकफ हैं वो रिमूव कर दें और इसे रिलीज़ कर दें।
और फ़ौरन उस बंदे को रिलीज़ कर दिया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 64, ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट प्रेजेंस। जब मजिस्ट्रेट साहब के प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस या कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट साहब या तो खुद या किसी दीगर बंदे को हुक्म देंगे कि इस बंदे को अरेस्ट कर लें, तो वो उसको अरेस्ट कर लेंगे। इसके बाद है 65, अरेस्ट बाई और इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट साहब हैं एट द कोई भी एनी मजिस्ट्रेट वर्ड, कोई भी मजिस्ट्रेट जो या अरेस्ट कर रहा है या हुक्म दे रहा है कि इसे अरेस्ट किया जाए विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन, जो उसके मुतलका जुरिस्डिक्शन में आता है, तो उस बंदे को अरेस्ट करके अगर वो कॉम्पिटेंट है तो खुद उसकी कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज़ उसको इशू है वारंट करके उसके मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देंगे। इसके बाद है 66, पावर ऑन एस्केप टू परसू एंड रीटेक। ये 66 वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा वो लॉफुल स्टडी से स्केप हुआ है या उसे रेस्क्यू कर लिया गया है, किसी ने बचा लिया, उसके साथियों ने बचा लिया है, तो जो स्केप हुआ है या रेस्क्यू किया गया है उसको इमीडिएटली परसू किया जाएगा, उसका पीछा किया जाएगा और उसे अरेस्ट किया जाएगा उसी वक्त। इसके बाद सेक्शन 67 जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो कहता है कि 47 जो सेक्शन है अरेस्ट वाला, 48 49 जो अप्लाई करेगा 66 के ऊपर। ये सारा प्रोसीजर जो 60 46 47 48 49 में बताया गया वो सारा प्रोसीजर 66 के ऊपर भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी इसी तरह अप्लाई करना है जैसे वहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई करके एक बंदे को अरेस्ट किया गया है। ये मेरा जो लेक्चर है इसके मैं कोशिश करूँगा कि सीआरपीसी के जितने लेक्चर हैं एक दिन के अंदर अंदर आपको पूरे कर दूं और साथ आपके एमसीक्यूज़ भी बना के आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरी वीडियो लाइक करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के सेपरेटली शेयर कर दूंगा। और आप अगर बेल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, एसडीओ की सीट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक मैं कहता हूँ कि जो एसडीओ है वो एक एसएचओ से भी उसके ज़्यादा पावर्स मिल गई हैं। इनके पास तो बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे देंगे, इस तरह के एसएचओ साहब के पास भी इख्तियारात नहीं है जिस तरह के इख्तियारात इनके पास हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, लाइक को करें और मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ शेयर कर दूंगा या मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपके साथ एमसीक्यूज़ शेयर